नमस्कार दोस्तों। जब से 2025 नए साल की शुरुआत हुई है, तब से ही भारत में लगातार भूकंप आ रहे हैं। लगातार 7 दिनों से 9 राज्यों में भारत में लगातार भूकंप आए हैं। 7 जनवरी को जो भूकंप आया था, इसमें करीब 9 बजे आया था। 7.1 तीव्रता का भूकंप था। 7.1 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें करीब 95 लोगों की मौत हो गई, 130 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये इतना पावरफुल था कि करीब इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे। 200 किलोमीटर का जो भूकंप आया था, न केवल भारत में बल्कि नेपाल और चीन तक इसका असर देखने को मिला और भूटान तक भी इसका असर देखने को मिला था। उत्तराखंड में भारत में भी पहुंचा था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतना पावरफुल है। तो अब बात यह भी आ रही है कि 2025 में भारत में जो रोजाना भूकंप आ रहे हैं, बीते बीचे मतलब कि 7 दिनों के अंदर से 9 जगह में, 9 स्टेट्स में, भारत के 9 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। क्या कोई बड़ी चेतावनी है या बड़ी अनहोनी होने वाली है? तो सबसे पहले जानते हैं कि नए साल में रोजाना भारत में कहां-कहां पर भूकंप आए थे। तो 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी की बात किया जाए, तो गुजरात के कच्छ में आया था। यहाँ पर देखिए, गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था 3.2 तीव्रता का। 2 जनवरी का बात किया जाए तो 2 जनवरी को सिक्किम में आया था। तो यहाँ पर देखिए, सिक्किम है भारत का राज्य, यहाँ पर 3.9 इंटेंसिटी यानी तीव्रता का आया था। अगर 3 जनवरी की बात किया जाए तो 3 जनवरी को असम की राजधानी गुवाहाटी में आया था। यहाँ पर देख सकते हैं असम, इसकी राजधानी जो गुवाहाटी है, यहाँ पर भूकंप आया था। फिर 4 जनवरी को कच्छ में आया था एक भूकंप, कच्छ गुजरात में ही है, यहाँ पर भूकंप आया था। फिर 5 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत में आया था, यहाँ पर देख सकते हैं, हरियाणा राज्य है बगल में, दिल्ली के बगल में, यहाँ पर आया था। फिर 6 जनवरी को महाराष्ट्र में आया था, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ मतलब कि भारत के अलग अलग जगहों पर 7 दिनों में लगातार 9 राज्यों में भूकंप आए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल में ऐसा क्या हुआ जो रोजाना भूकंप आ रहे हैं। यही नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं देवेश बालिया। इन्होंने कहा कि इन दिनों जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, यानी कि जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये मात्र एक इत्तेफाक है। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि नए साल की शुरुआत से ही ये दिखना शुरू हो गया। दरअसल ये जो सारी प्रोसेस है, बहुत समय पहले से चली आ रही थी, जिसका असर 2025 में दिखना शुरू कर दिया। यानी जो भूकंप की प्रोसेस है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन ये दिखना कब शुरू कर दिया? ये 2025 की शुरुआत ही में दिखना शुरू कर दिया। कुछ सालों में भूकंप पर हुई जो स्टडीज हुई है, इससे पता चला है कि धरती पर जो स्ट्रेस है, यानी धरती पर जो दबाव है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जब दबाव बढ़ रहा है तो इसके साथ ही जो जियोग्राफिकल प्रेशर है, ये भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से लगातार टकरा रहे हैं। पृथ्वी के बीच ये डिस्टर्बेंस बीते कुछ दिनों में बढ़ भी गया है। इसका ताजा उदाहरण 6 जनवरी को नेपाल का भूकंप और 7 जनवरी को चाइना के अंदर भूकंप आया। तो अब सवाल यह भी उठता है कि जो जमीन के नीचे दबी हुई टेक्टोनिक प्लेट है, ये है क्या? प्लेटें हैं क्या? ये किस तरीके से भूकंप को प्रोवोक करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्लेटें दी गई है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, छोटे-छोटे कोकस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, जुआन डे फूका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये मतलब छोटे-बड़े सब प्लेट यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्लेट कैसे भूकंप को जन्म देते हैं, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले समझते हैं पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है पृथ्वी का, उसके बारे में समझते हैं, जहाँ से भूकंप की जो घटनाएँ होती है, वो देखने को मिलती है। दरअसल जो पृथ्वी है, इसके 4 लेयर में बटी हुई है। पृथ्वी 4 लेयर में बटी है। एक तो होता है कोर, दूसरा मेंटल होता है, तीसरा क्रस्ट होता है। कोर में भी 2 कोर होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो इसको अलग-अलग से व्याख्या करते हैं। पहले जानते हैं इनर कोर, पृथ्वी के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। जो इनर कोर होता है, पृथ्वी के इनर कोर में लोहा और निकल होता है। यहाँ पर देखिए छोटा-सा हिस्सा जो दिख रहा है, यहाँ पर निकल और धातु, लोहा और निकल धातु भरा हुआ है। यहाँ का जो तापमान होता है 55 डिग्री, 5500 डिग्री तक पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होता है। इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पर धातु पिघलती नहीं है, हमेशा ये सॉलिड रहता है। यानी पृथ्वी का जो इनर कोर है, आंतरिक कोर है, ये हमेशा सॉलिड रहता है। इसके ऊपर है आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्मेशन में रहता है। इन कोर के ऊपर आउटर कोर होता है, ये लिक्विड रूप में रहता है, जिसका तापमान होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से रहता है करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, सेल्सियस तक होता है। इस कोर में पिघली हुई धातु होती है जो तैरती रहती है। इस वजह से धरती पर जो ग्रेविटी है, ये बनी रहती है। किसमें? जो आउटर कोर है। अब आते हैं लोअर मेंटल और अपर मेंटल्स। मेंटल का जो हिस्सा है ना, पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा चौड़ा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लोअर मेंटल है, एक अपर मेंटल है। ये लगभग 2900 किलोमीटर तक लंबा होता है, जो पृथ्वी के अंदर सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके ऊपर होता है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है पृथ्वी का, उसे क्रस्ट बोलते हैं। मेंटल के बारे में जानते हैं। आउटर कोर के ऊपर मेंटल होता है। मेंटल पृथ्वी के सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, जिसकी मोटाई मैंने बताया कि 2900 किलोमीटर होती है। इसका तापमान कितना होता है?
से लेकर 4000 डिग्री तक इसका तापमान चल जाता है। यहाँ पर जो धातु होती है ना वो उबलती रहती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो मेंटल वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कोई भी धातु है ये हमेशा उबाल करती रहती है, यानी कि उबलती रहती है लगातार। फिर उसके बाद पृथ्वी का सबसे आउटर परत को क्रस्ट बोला जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसे क्रस्ट बोला जाता है, क्रस्ट है। पृथ्वी का सबसे आउटर परत क्रस्ट है। यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी के ऊपर जो होते हैं टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। धरती के क्रस्ट में भी 2 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, यानी जो लिथोस्फीयर्स होता है। ये परत ठोस होती है और अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड होती है। इनका साइज अलग अलग होता है, जो हजारों किलोमीटर तक रहता है। नीचे वाले लेयर्स को एस्थेनोस्फीयर्स कहते हैं, जो कि गर्म और लावा से बना रहता है। जो नीचे वाला लेयर होता है उसे स्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और फिर उसके बाद गर्म लावा से बना रहता है। ऊपर वाला जो क्रस्ट है ये एकदम सॉलिड रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी प्लेटें हैं। यहाँ पर महाद्वीप और छोटे छोटे बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं ये प्लेटों में डिवाइड किया गया है। सब आपस में ज्वाइंट है। जब भी मूवमेंट होता है, प्लेटों के अंदर मूवमेंट होना शुरू कर देता है तो भूकंप, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब टेक्टोनिक प्लेट की वजह से भूकंप कैसे आते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होते हैं उसके नीचे जो मेंटल होता है, मेंटल वाला हिस्सा क्या होता है, हमेशा उबला, लिक्विड फॉर्म में उबला हुआ रहता है। जब इसमें से लावा अधिक आती है तो प्लेट आपस में मूवमेंट करते हैं। तो 2 प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो एक जो भारी वाला प्लेट होता है वो नीचे आता है तो क्रैश करके नीचे आता है। तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि यही दरार के माध्यम से लावा बनकर मैग्मा के रूप में पृथ्वी के सतह पर भी आता है। तो वहां पर लावा का उद्गार, वोल्केनो देखने को मिलता है। फिर जो ये प्लेटें हैं आपस में मूवमेंट करना शुरू कर देती है, आपस में रगड़ करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से जो अर्थक्वेक है यानी भूकंप है वो घटना को अंजाम देते हैं, यानी भूकंप भी आते हैं। इस वजह से भूकंप भी आते हैं। भूकंप कई तरह से भी होते हैं। इसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है, यानी कि जो दरार से निकलते हैं, प्लेट मूवमेंट करते हैं, उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। अब फॉल्ट लाइन में कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिवर्स फॉल्ट होता है। रिवर्स फॉल्ट यानी ये भी भूकंप को ही रिवर्स फॉल्ट या फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जमीन का जो एक हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। फिर जो नॉर्मल फॉल्ट होता है, इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ दब जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये वाला हिस्सा है नीचे की तरफ दबा हुआ है। जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ घिसक जाता है। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा पीछे की तरफ, आगे की तरफ एक घिसका है, ये पीछे की तरफ घुसका है। तो ये था नॉर्मल और इस प्लेट के बारे में। अब धरती के नीचे बार बार टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से इसके कोने पर मुड़ते हैं और भूकंप आते हैं। तो भूकंप के कारण वेव्स निकलती हैं, यानी तरंग निकलती है। ग्राउंड वेव्स मतलब 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है इसकी स्पीड होती है ज़्यादा, जो सेकेंडरी होती है इसकी स्पीड होती है रिलेटिवली कम होती है। तो ये जो पी है, प्राइमरी तरंग है, ये पृथ्वी पर सीधा पहुंचती है। ये सीधा चलती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है और एक सर्किल आकार में होती है। जो ये एक सर्किल होती है दूसरे सर्किल को धक्का देती है, इसलिए जो ऊर्जा होती है ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जहां से भूकंप उत्पन्न होते हैं। फिर दूसर का जो सेकेंडरी वेव है, ये यस आकार का जो अल्फाबेट नंबर होता है इसके आकार का मोमेंट करती हुई चलती है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसकी स्पीड कम होती है, तो ये पृथ्वी की सतह पर मतलब धीरे से पहुंचती है, मतलब स्लो पहुंचती है। फिर आते हैं सरफेस वेव में। सरफेस वेव में 2 प्रकार की वेव होती हैं। एक होती है जो रेले वेव्स कहा जाता है। रेले वेव्स पृथ्वी की सतह पर फैलती है और भूकंप के झटकों के दौरान सबसे ज्यादा घातक होती है। अब फिर उसके बाद एक लब वेव्स होता है। लब वेव्स क्या होता है, सांप की तरह चलता है। रेली वेव्स की तुलना में यह कम ही तबाही मचाता है, जो सांप के आकार का चलता है। लब वेव्स मतलब 4 प्रकार के वेव्स निकलते हैं भूकंप के दौरान। अब यह भी कहा जा रहा है क्या रोजाना भूकंप आना किसी बड़े झटके का मतलब संकेत भी बताया जा रहा है। तो ये कैसे बताया जा रहा है इसके बारे में समझेंगे। क्या जो रोजाना भूकंप आ रहे हैं क्या कोई बड़ा झटका है। भूकंप के 3 तरीके हैं। इनमें से एक अर्थक्वेक स्वाम्प होता है, जिसे भूकंप का झुंड कहा जाता है। जिसे भूकंप का झुंड यानी कि जो छोटे छोटे भूकंप हैं ये भूकंप आते हैं। जब ये छोटे छोटे भूकंप आते हैं तो यह एक इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर होता है कि बड़े झटके आने की संभावना है, कि आने वाले समय में बड़े झटके आना शुरू कर दे। इसमें देखना यह होता है कि भूकंप की जमीन के नीचे मतलब गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो 5 से 15 किलोमीटर के बीच है तो इसका मतलब है छोटे भूकंप हैं और किसी बड़े भूकंप को प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब कि बड़े भूकंप आने की संभावना है, ये मतलब बताया जा रहा है। फिर बात आती है कि 2022 में एक स्टडीज हुई थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के एक लेक्चरर है डॉक्टर डेरिक हैस्ट्रॉक, वो और उनके साथियों ने मिलकर पृथ्वी पर एक रिसर्च की। सभी टेक्टोनिक प्लेटों का एक नया नक्शा तैयार किया।
इसमें बताया गया है कि जो इंडियन प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो माइक्रो प्लेट है उसके बीच में टकराव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर है अपना इंडियन प्लेट, इसके बीच में जो छोटे छोटे जो माइक्रो प्लेट है, तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये माइक्रो प्लेट को धक्का दे रहा है, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में है। जब ये धक्का दे रहा है तो इसका धक्का लग रहा है, तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है और जो ऊपर हिमालय है, भारत के ऊपर हिमालय पर्वत है, उसको भी ऊपर धक्का लग रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी मूवमेंट होना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ घिसकना भी शुरू कर दिया है। तो ये मूवमेंट आ रहा है, इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर की वजह से यहाँ पर भी भूकंप की जो झटके हैं ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि भारत को भी कई सारे भूकंप जोन में बांटा गया है। स्पेशली 5 भूकंप जोन में भारत को बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिख रहा है बैगनी कलर का हल्का, जो भूकंप जोन 1 और 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, मतलब अलग अलग कलर का देखिए, रेड कलर है, फिर हल्का रेड कलर है, येलो कलर है, फिर ये 4-5 कलर का दिया गया है। अब देखते हैं कि भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है। फिर भारत के अगर जोन 1 की बात किया जाए, इस इलाके में भूकंप न के बराबर आते हैं, यानी कि भारत का जो सबसे सुरक्षित इलाका है यही वाला इलाका है, यानी जिसे भूकंप जोन 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। ये कलर जो बैगनी कलर का हल्का दिख रहा है, तो ये जो इलाका है यहाँ पर भूकंप न के बराबर आते हैं। तो ये है भूकंप। अब फिर वही देश का जो 59% हिस्सा है भूकंप रिस्क जोन में भी है। भूकंप रिस्क जोन में क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जोन 5 का। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है ये भूकंप के जोन 5 में आते हैं। यहाँ पर 11% तक भूकंप आने की संभावना रहती है, यहाँ 11%। इसमें कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, इन सब इलाकों में भूकंप आते हैं। ये सब भूकंप के जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। वही जोन 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जोन 4 है ऊपर से। जोन 4 में 18% तक भूकंप आते हैं, 18% भूकंप जोन 4 में आते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के जो बाकी हिस्से हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाकी हिस्से, हरियाणा पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली सिक्किम उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, मतलब यहाँ सब देख सकते हैं जो ये कलर है सिक्किम को लेते हुए, ये भूकंप जोन 4 में है। अब भूकंप जोन 3 में आते हैं, ये बीच में येलो कलर का है, यहाँ पर भूकंप जोन 3 है। इसमें 30%, भारत का जो 30% भूकंप आता है येलो जोन में आता है। येलो जोन में आता है, इसमें केरल है, गोवा है, लक्षद्वीप है, अब फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा का कुछ हिस्सा है, गुजरात और पंजाब के बचे हुए हिस्से हैं, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, ये सब आ जाते हैं। अब आते हैं 2 में, यहाँ पर देखिए जो 2 है बचा है, इसमें भारत का 18% भूकंप आता है, जो मतलब कि जोन 2 है, जोन 2 के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु बचा हुआ हिस्सा जो है ये रिस्क जोन में आते हैं। अब बात ये आ रही है कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था। तब बात आती है 2004 की। 2004 की बात है, इंडोनेशिया में 26 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में भूकंप आया था और सुनामी आई थी। इसकी वजह से भारत का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इसका जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो डूब गया था वहां पर। अब फिर वहां पर जो उसकी ऊंचाई है, इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई करीब 4.24 मीटर तक इसकी ऊंचाई कम हो गई थी। भारत का देख सकते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार का जो निकोबार साइट है उसके नीचे है। ये भी कहा जा रहा है कि 4.24 मीटर तक इसकी जो ऊंचाई है कम हो गई थी, इतना ज्यादा सुनामी और तबाही मची थी। फिर आते हैं 2001 की घटना। 2001 में हुआ था गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। इसमें 6.9 तीव्रता का आया था, 6.9 तीव्रता का इसमें भूकंप आया था, जिसका असर गुजरात के 24 जिलों में हुआ था। बहुत सारे झटके यहाँ पर देखने को मिले थे। अब भारत के पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि भारत के नक्शे पे यहाँ पर देखेंगे तो भारत का यहाँ पर मैप में यहाँ पर आ जाते हैं जोन वाले में। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु यह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इसके नीचे है निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को मतलब इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु को कीबुथु के नाम से जाना जाता है, कीबुथु के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर वहीं भारत की पश्चिमी हिस्से की बात किया जाए तो सिक्रिक है, जो गुजरात में स्थित है, जिसको क्या कहते हैं, सिक्रिक,
सिक्री के जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर मेन लैंड की बात किया जाए तो लैंड के अनुसार भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, जो लैंड से सटा हुआ है, ये है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगर भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो अंडमान का जो निकोबार आइलैंड से इंदिरा पॉइंट्स वो है। ये भारत के 4 जो बिंदु है इसके बारे में भी बताया और भूकंप किस लिए क्यों आते हैं उसके बारे में भी बताया। थैंक यू।